हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। कल हम 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले थे, लेकिन 110 तक ही किए थे। तो आज उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक कौन है? ठीक है, या चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक कौन था? पर्वतेश्वर, सेल्यूकस, अम्बिक। देखिए 111 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो दिया है कि चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक कौन था, तो इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा, पर्वतेश्वर। ठीक है, चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक जो है पर्वतेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 112, मुरारीलाल किस पद पर है? कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है कि मुरारीलाल किस पद पर हैं, इसके लिए ऑप्शंस दिया है कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट। तो वो कलेक्टर तो नहीं थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट भी नहीं थे, डिप्टी कलेक्टर जरूर थे। ठीक है, मुरारीलाल जो किस पद पर है ये अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए वहाँ पर आपको डिप्टी कलेक्टर को सही करना है, क्योंकि मुरारीलाल जो है डिप्टी कलेक्टर थे। सिंदूर की होली से लिया गया, सिंदूर की होली से इस बार एक क्वेश्चन आया था। वो नाटक के बारे में पूछा गया था कि ये नाटक जो है, नाटक का विषय वस्तु क्या है, इस तरह से कुछ था। तो वहाँ पर विधवा समस्या ऐसा कुछ आंसर दिया था, तो वो सबको भी ध्यान में रखिएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 113, आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका है अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु, मंजरी। देखिए अंबिका जो है मल्लिका की माँ है, प्रियंगु मंजरी जिसे कालिदास विवाह करते हैं। लेकिन अगर आप आषाढ़ का एक दिन नाटक देखिएगा तो नायिका जो है मल्लिका ही होगी। ठीक है, 113 का बी ऑप्शन आपका सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश ने लिखा है इसको। इसके नायक जो है कालिदास है और नायिका मल्लिका। भले ही कालिदास और मल्लिका का विवाह नहीं दिखाया गया है, वो लोग साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा नाटक को तो मल्लिका ही नायिका है। क्वेश्चन नंबर 114, कालिदास कहाँ के राजकवि थे? प्रयाग, उज्जैनी, दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कालिदास कहाँ के राजकवि थे, प्रयाग के थे, उज्जैनी के थे या दिल्ली के थे। तो यहाँ याद रखिए उज्जैनी के थे कालिदास। ठीक है, कालिदास जो राजकवि बने थे उज्जैन के राजकवि बने थे। क्वेश्चन नंबर 115, कितने बजे लेखिका गौरा को देखने गई? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। 115 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया कि लेखिका जो है गौरा से मिलने कितने बजे गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, सुबह 4 बजे। ठीक है, सुबह के 4 बजे लेखिका जो है गौरा से मिलने गई थी। ठीक है, और उसी समय वो उसको मतलब वो अंतिम समय था, गौरा का अंतिम समय था वो। और गौरा जो है यहाँ पर जो दिया है कि लेखिका देखने गई थी, वो लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। गौरा रेखा चित्र में रेखांकित है मानवीय क्रूरता, मानवीय संवेदना, मानवीय ईर्ष्या। तो देखिए 116 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें गौरा रेखा चित्र में रेखांकित क्या है, मतलब एक तरह से पूछा जा रहा है आपको कि गौरा रेखा चित्र का विषय क्या है। तो वहाँ पर अगर आप देखिएगा मानवीय संवेदना आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, सब बोलेंगे कि यहाँ पर मानवीय संवेदना को हम सही क्यों करेंगे। यहाँ पर मानवीय क्रूरता भी देखने को मिलता है किस जगह पर, जहाँ पर वो जो कौन था वो जो सुई जो खिला देता है, ग्वाला जो है सोए खिलाता है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ भी ज़रूरी है, मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना को हम यहाँ इसलिए बोलेंगे क्योंकि गौरा, आप अगर गौरा रेखा चित्र को पढ़िएगा उससे ये समझ में आता है वो जो गाय का दुख जो है, वो दुख को महसूस करती है महादेवी वर्मा। और उसको पढ़ने के बाद हमें भी कहीं ना कहीं वो दुख जो है, वो तकलीफ जो है महसूस होने लगता है। इसलिए हम यहाँ पर मानवीय संवेदना को सही करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, गौरा दिन भर में कितने सेर दूध देती थी? तो देखिए गौरा दिन भर में कितने सेर दूध देती थी, इसमें ए ऑप्शन में दिया है 12, बी ऑप्शन में 10, सी ऑप्शन में 15। क्वेश्चन नंबर 117 अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा,
गौरा जो है दिन भर में 12 सेर दूध देती थी। क्वेश्चन नंबर 18, बचपन के समय किसकी स्मृति ताज़ा हो उठी? लेखक रजिया मौसी। तो 180 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बचपन के समय किसकी स्मृति ताज़ा हो उठी जो दिया है, यहाँ पर सही ऑप्शन आपका जो होगा बी होगा, यानी कि रजिया। बचपन के समय किसकी स्मृति ताज़ा हो उठी? बचपन के समय रजिया की स्मृति लेखक के मन में ताज़ा हो उठी। ठीक है, 180 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119, प्रश्नों का उत्तर रजिया कैसे देती है? हाथ हिलाकर, हाँ नहीं में, गर्दन हिलाकर। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा। प्रश्नों का उत्तर जो है रजिया गर्दन हिलाकर देती है। आपको ये सारा लाइन मिलेगा आपका, आप जब पढ़िएगा ये रेखा चित्र को, आपको ये सारा लाइन मिल जाएगा कि प्रश्नों का उत्तर रजिया गर्दन हिलाकर देती है। क्वेश्चन नंबर 120, अष्टावक्र को देखकर किसकी याद आती है? मल्लुक दास, सूरदास, कबीर दास। अब देखिए यहाँ पर अष्टावक्र को देखकर किसकी याद आती है बोला गया है। ठीक है, अष्टावक्र को लेकर लेखक क्या बोलते हैं कि उसको देखकर किसकी याद आती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो होगा 120 का ए ऑप्शन सही होगा। अष्टावक्र को देखकर मल्लुक दास की याद आती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। अष्टावक्र को देखकर मल्लुक दास की याद आती है। विष्णु प्रभाकर है इसके लेखक, याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। डॉक्टर कितना पैसा मांगेगा? मतलब अष्टावक्र जब बीमार रहता है उसकी माँ तब भी चाट बेचने जाती है, और उस समय जब अष्टावक्र उसको परेशान करता है तो उसकी माँ उसको बोलती है कि अगर अभी उसको डॉक्टर के पास लेके जाया जाएगा तो डॉक्टर पैसा मांगेगा, और उतना पैसा होने तक वो यहाँ पर चाट बेचेगी, यहाँ पर रुकना पड़ेगा उसको। तो वही पूछा गया है आपसे कि डॉक्टर कितना पैसा मांगेगा? 4 आने, 3 आने, पौने 4 आने। तो 121 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो होगा सी होगा, पौने 4 आने। ठीक है, जो डॉक्टर के पास अगर अष्टावक्र को लेकर उसकी माँ जाएगी तो डॉक्टर जो है पौने 4 आने मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, अष्टावक्र क्या कहकर लुढ़क गया? हाय हाय माँ, हे भगवान। देखिए 122 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो भी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। और ये जब ये मतलब इसको जब आप पढ़िएगा ना अष्टावक्र को, इस समय आप दुखी भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तसल्ली भी मिलेगा ये जगह पढ़कर, ये वाला लाइन पढ़कर। तो अष्टावक्र क्या कहकर लुढ़क गया जो यहाँ पर दिया है 122 में, इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो बी होगा, हाय माँ कहकर वो लुढ़क जाता है। ठीक है, हाय माँ कहकर वो लुढ़क जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, सूप क्या त्याग देता है? देखिए अष्टावक्र में क्या दिया गया है कि वो ऐसा एक बच्चा है जो अपने माँ के बिना कुछ नहीं कर पाता है, और वहीं पर फिर एंड में ये दिखाया गया कि वो कैसे उसकी माँ के जाने के बाद में वो जो कुछ दिन रहता है, बहुत तकलीफ से रहने के बाद फिर माँ के पास चला जाता है। माँ के पास चला जाता है मतलब वो भी मर जाता है। तो इसलिए उसका जो अंतिम समय का जो भी लिखा है वहाँ पर, उसको देखकर कहीं ना कहीं एक तरह से तो तसल्ली भी मिलता है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं रहा। ये जो भी है, मतलब अष्टावक्र में हम जो पढ़ रहे हैं वैसा अगर आप देखिएगा ना, मतलब वास्तविक जीवन से भी अगर उसको जोड़िएगा तो बहुत सारे जगह पर ऐसा हुआ भी है। 123 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका, सूप क्या त्याग देता है? थोथा, सब कुछ, कचरा। तो ये क्वेश्चन नंबर 123 को अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा। सूप जो है थोथा को त्याग देता है। ठीक है, थोथा याद रखिए 123 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। सूप जो है वो थोथा को त्याग देता है। क्वेश्चन नंबर 124, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, इसमें रहस्य क्या है? पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, इसमें रहस्य क्या है? जीवन का रहस्य, जीवन का क्षणभंगुरता, जीवन का स्थायित्व। 124 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो होगा बी होगा। जीवन का क्षणभंगुरता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पानी केरा बुदबुदा आस मानुष की जात, पानी के बुदबुदे के समान होता है मनुष्य का
मनुष्य के जीवन के बारे में बोला गया है। ठीक है, 124 का बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर जीवन का क्षण भंगुरता को दर्शाया गया है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है, जो अभी जीवित है, उसको किसी भी वक्त किसी भी समय में उसका जो जीवन जो है वो ख़त्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 125 जीवात्मा शरीर से मुक्त होकर किस में लीन हो जाता है? आत्मा में, परमात्मा में, संसार में। तो जीवात्मा शरीर से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। 125 का बी ऑप्शन आपका सही है कि जीवात्मा जो है ये परमात्मा में लीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 गही गही का तात्पर्य। ठीक है, गही गही का तात्पर्य क्या है? 126 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, गही गही का तात्पर्य क्या है? गा गा कर, पकड़ पकड़ कर, छोड़ छोड़ कर। तो 126 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, पकड़ पकड़ कर। आप ये पंक्ति को अगर पढ़िएगा आपको ये मिल जाएगा। गही का अर्थ, वहाँ पर जो गही गही का अर्थ दिया है वो होगा पकड़ पकड़ कर। क्वेश्चन नंबर 127 यशोदा और नंद में क्या संपर्क है? ठीक है, यशोदा और नंद में क्या संपर्क है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। यशोदा और नंद पूछा गया है। ठीक है, माता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन। तो यशोदा जो है कृष्ण के माँ है, माता है, और नंद जो है पिता है। तो यहाँ पर यशोदा और नंद में क्या संपर्क है आपसे पूछा गया है, तो वो होगा पति पत्नी। नंद लाला बोला गया है श्री कृष्ण को। ठीक है, यानी कि नंद का लाल, लेकिन यहाँ पर याद रखिए यशोदा और नंद में अगर संपर्क पूछा था तो वो पति पत्नी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 काढ़त गुहत का अर्थ है? गूंथे, संवारते, संवारते, गूंथते, हंसते हंसते, हंसाते। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा 128 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका सही ऑप्शन आपका होगा बी, संवारते गूंथते। मतलब काढ़त का अर्थ होगा संवारना और गुहत का अर्थ होगा गूंथना। उन जो श्री कृष्ण के बालों के बारे में यहाँ पर बोला गया है, किस तरह से उनकी माँ जो है ये सब करती है, तब भी उनका चोटी जो है लंबी और मोटी नहीं होती है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 दारू का अर्थ है? दारू का क्या अर्थ है? द्राक्षा, जहर, भ्रमर। 129 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। 129 नंबर क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दारू का अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पर द्राक्षा होगा। और याद रखिए द्राक्षा अगर आपसे पूछा जाए पर्यायवाची में, वहाँ पर अगर अंगूर ऑप्शन हो तो उसको भी आप सही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 लाल किसे कहा गया है? कृष्ण, बलराम, सुदामा। तो देखिए 130 नंबर क्वेश्चन जो है ये, इसमें आपको पूछा गया है कि लाल किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को बोला गया, या बलराम को बोला गया, या सुदामा को बोला गया? तो देखिए लाल जो है ये श्री कृष्ण को बोला गया है। ठीक है, 130 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 131 यशोमती क्या देखकर हर्षित होती है? कृष्ण का झूठ बोलना, कृष्ण का बलराम की शिकायत करना, कृष्ण की विनोदपूर्ण क्रीड़ाएं देखकर खुश होती है। तो यहाँ पर 131 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए होगा, कृष्ण का झूठ बोलना देखकर वो खुश होती है। इसका ये ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 132 भारतवासियों के हृदय में किसकी मूर्ति बसी हुई है? कर्जन, रिपन। आप देखिए ये जो लिया गया है 132 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बनाम लॉर्ड कर्जन से लिया गया है। और यहाँ पर याद रखिए बनाम लॉर्ड कर्जन में बालमुकुंद गुप्त जी जो है वो लॉर्ड कर्जन पर व्यंगित करते हुए लॉर्ड रिपन के बारे में अच्छा बोलते हैं, इनके तारीफ में बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो है सही ऑप्शन बी है, भारतवासियों के हृदय में लॉर्ड रिपन की मूर्ति बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 133 राम का क्रोध है, राम का क्रोध कैसा है? तामसी, सात्विक, राजसी। 133 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर राम का क्रोध के बारे में पूछा गया है। और यह याद रखिए 133 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, राम का क्रोध को सात्विक क्रोध बोला गया है। ठीक है, राम का क्रोध को सात्विक क्रोध बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 134 क्रोध से उत्पन्न दुख है? क्रोध का अपना और पराया दुख, क्रोध का आग ना जलने पर पानी डालना, क्रोध का हाथ और पैर पटकना। तो क्रोध से उत्पन्न दुख है
ठीक है। तो क्रोध से जो उत्पन्न दुख है, ये इसका सही ऑप्शन जो होगा ए होगा आपका। क्रोध से दो तरह का दुख उत्पन्न होता है, एक होता है अपना दुख, दूसरा होता है पराया दुख। इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। क्रोध से उत्पन्न दुख जो है ये अपना दुख या पराया दुख होगा। क्वेश्चन नंबर 135, बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं। ठीक है, कौन? कंदर्प, यक्ष, शिव। 135 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं। किन के बारे में ये बोला गया? 135 नंबर में किन के बारे में बोला गया कि बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं? तो ये याद रखिए, यहाँ पर सही ऑप्शन जो है कंदर्प होगा। यहाँ पर कंदर्प देवता के बारे में बोला गया कि वो बार बार हारने पर भी झुके नहीं। अशोक के फूल से लिया गया है। और अशोक के फूल के लेखक कौन है, ये आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को बताई थी। अशोक के फूल और क्रोध, ये दोनों का लेखक जो है, इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताई थी। तो आप लोग मुझे बताइए अशोक के फूल के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 136, मदनोत्सव में किसकी पूजा होती है? कंदर्प, वरुण, अग्नि। 136 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 136 का सही ऑप्शन जो है ए है। मदनोत्सव में कंदर्प देवता की पूजा होती है। 136 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 137, मार किसका नाम है? मदन, इंद्र, अग्नि। 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, मार किसका नाम है आपसे पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। मार जो है मदन का ही नाम है। 137 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही है। मार जो है मदन का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 138, मगर वजन चाहिए किसने कहा? ठीक है, मगर वजन चाहिए किसने कहा, ये भोलाराम का जीभ से लिया गया है। नारद ने कहा, चपरासी ने कहा, या साहब ने कहा। 138 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, मगर वजन चाहिए ये कौन कहता है? साहब कहता है, या चपरासी कहता है, या नारद कहता है? 138 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है सी होगा। ये साहब का कहना है, मगर वजन चाहिए। ये लाइन पूरा आपको मिलेगा, आप वहाँ पर देखिएगा, बुक को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ये साहब कहते हैं कि मगर वजन चाहिए। किससे कहते हैं ये? नारद से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलट करने वाले कौन थे? धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर जो आपका दिया है कि स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलट करने वाले कौन थे, यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा धर्मराज। ठीक है, चित्रगुप्त नहीं होगा, यमराज भी नहीं होगा। ठीक है, 139 का ए ऑप्शन आपका सही है। और इसको याद रखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि धर्मराज और यमराज एक ही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलट करने का काम जो करते हैं वो धर्मराज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, भोलाराम को 5 साल में क्या नहीं मिली? मुक्ति, पेंशन, नौकरी। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, भोलाराम को 5 साल में क्या नहीं मिली? मुक्ति नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली, या नौकरी नहीं मिली। तो 140 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पेंशन के बारे में बोला जा रहा है कि 5 साल हो गया लेकिन भोलाराम को अभी तक पेंशन नहीं मिला, और इसी में ही क्या होता है ना, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 141, कर्मभूमि उपन्यास है सामाजिक उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, या आर्थिक उपन्यास है? 141 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कर्मभूमि उपन्यास जो है ये कैसा उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, या आर्थिक उपन्यास है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये जो है आप लोग अगर मतलब जो भी उपन्यास दिया है उसका समीक्षा को अगर आप पढ़िएगा, आपको ये मिलेगा कि कर्मभूमि उपन्यास जो है सामाजिक वातावरण पर आधारित एक राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है, 141 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 142, कर्मभूमि में क्रांति किससे प्रभावित थे? नेहरू से, तिलक से, गांधी से। 142 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कर्मभूमि में जो क्रांति दिखाई गई है वो क्रांति किससे प्रभावित है? नेहरू से, तिलक से, या गांधी से? तो 142 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन बी होगा, तिलक से प्रभावित है। अगर आप लोग कहीं से कुछ कलेक्ट कर पाते हैं तो कलेक्ट करके इस तरह से थोड़ा पढ़ लीजिए उपन्यास को,
जो उसका समीक्षा को लेकर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप उपन्यास को पढ़िएगा, उपन्यास से देखिए इनसाइड क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा बहुत बनेगा। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकता है इनसाइड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा है उपन्यास। आपके पास में जो उपन्यास नाटक ये सब बहुत बड़ा है। तो उसको समझने के लिए क्या कीजिए कि समराइज़ करके उसको समझिए। कुछ जो आपको समराइज करते वक्त जो जो लाइन मिलता है उसको याद रखिए, और उसके बाद में समीक्षा को थोड़ा पढ़ लीजिए, तब अंदर से जो क्वेश्चन आएगा आपका सही हो जाएगा। नहीं तो उसका एमसीक्यू को लर्न करना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं है जिसको आपको कवर करना है। आपके पास बहुत सारा चैप्टर है, सिर्फ चैप्टर को कवर ही नहीं करना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। अगर रिवीजन में कमी रखिएगा तब भी आप लोग एग्ज़ाम में गलत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 143, किसने अमर को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी? सलीम, सुखदा, महंत। 143 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा। अमरकांत को गिरफ्तार करने के लिए आज्ञा देते हैं सलीम, ठीक है, ये याद रखिएगा, जबकि अमरकांत और सलीम जो है मित्र हैं। 143 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 144, सेवक का नाम था कुमारगिरी, श्वेतांग, बीजगुप्त। अभी आपको बताना है कि सेवक का नाम क्या था, कुमारगिरी था, बीजगुप्त था या श्वेतांग था। 144 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 144 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है बी है। सेवक का नाम क्या था? श्वेतांग था सेवक का नाम। क्वेश्चन नंबर 145, चित्रलेखा को भूलना असंभव है, किसका कथन है? कुमारगिरी ये कहते हैं, श्वेतांग ये कहते हैं या बीजगुप्त ये कहते हैं, आपको बताना है। 145 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, नहीं तो एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि चित्रलेखा को भूलना असंभव है, ये कथन किसने कहा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 146, चित्रलेखा जीवन का सुख किसे मानती है? पैसे, प्रेम, विलास। 146 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर चित्रलेखा के बारे में पूछा गया है कि चित्रलेखा जो है जीवन का सुख जो है किसको मानती है। याद रखिए, विलास को चित्रलेखा जीवन का सुख मानती है। क्वेश्चन नंबर 147, बंटी किसकी बाह से झूल गया? फूफी, मम्मी और दीपा आंटी। 147 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें जो दिया गया है कि बंटी किसकी बाह से झूल गया, तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वहाँ पर दिया है कि बंटी जो है दीपा आंटी के बाह से झूल गया। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं दीपा आंटी और फूफी, क्योंकि वहाँ पर फूफी से भी उसका जो रिश्ता जो है बहुत अच्छा था। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, माधव ने पत्तल उठाकर दे दी किसे? तो यहाँ पर पूछा गया अब आपसे कि माधव जो है पत्तल उठाकर किसको देता है, ठीक है। ये लोग खूब खाते हैं, खा लेने के बाद में पत्तल उठाकर माधव देता है। हो सकता है आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि पत्तल उठा के देने का काम कौन करता है, तो याद रखिए माधव देता है। और किसको देता है? 148 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही होगा, भिखारी को देता है, ठीक है, भिखारी को देता है माधव पत्तल उठाकर। क्वेश्चन नंबर 149, जबरा कहाँ लेटा हुआ था? मडैया के नीचे, आग के नीचे, जबरा के ऊपर। 149 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका आपका ए ऑप्शन सही है, जबरा जो है मडैया के नीचे लेटा हुआ था। किससे लिया गया है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 150, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू डेस के पास शांत बैठा हुआ था। अलाव, जलती हुई अंगारे, गर्म राख। 150 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन जो आपका होगा सी होगा। नील गाय खेत का सफाया किए जा रहे थे, लेकिन वहीं पर हल्कू जो है वो आराम से सोया हुआ था, शांत बैठा हुआ था, ठीक है। कहाँ क्यों था? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं जा पाया। तो वहाँ पर एक जगह पर वो शांत रह गया, और नीलगाय जो है वो पूरा खेत को बर्बाद कर देते हैं, और हल्कू जो है एक तरह से सो ही जाता है वो। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही होगा, वो गर्म राख के पास में था। जब नीलगाय हल्कू का खेत को
बर्बाद कर रहे थे, तब गर्म राख के पास में था हल्कू। तो यहाँ तक था आपका 150 क्वेश्चंस जो हम कल 110 तक किए थे। आज हम और 40 क्वेश्चंस को किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। आगे हम और 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, किसने अमर को गिरफ्तार करने के लिए आज्ञा दी? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले मैं आप लोगों को इसका आंसर बताई हूँ कि कौन जो है ये अमर को गिरफ्तार करने के लिए आज्ञा दे देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है। ठीक है, चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है, यह किसके शब्द हैं? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है, ये कौन कहता है जो आपसे पूछा गया है, ये किसके शब्द है? इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा। चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है, ये बीजगुप्त कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, अलमारी से क्या निकाल के लाने के लिए फूफी ने बोला? ठीक है, अलमारी से क्या निकाल कर लाने के लिए फूफी ने बोला? किताब, फाइल, भूरे कागज। तो 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। अलमारी से निकाल कर भूरे कागज लाने के लिए फूफी ने बोला। क्वेश्चन नंबर 4, वापसी कहानी का अंत है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है कि वापसी कहानी का अंत कैसा है? करुण, हास्य, विवश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है 4 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही होगा। वापसी कहानी का अंत अगर देखिएगा आप, करुण है, क्योंकि वापसी कहानी में बताया गया कि इस तरह से गजाधर बाबू रिटायरमेंट के बाद अपने घर आते हैं, और घर में आने के बाद घर में जो देखते हैं उनके लिए कुछ भी मतलब उनका जो एक तरह से गजाधर बाबू के लिए घर जो है, घर में कोई जगह नहीं है, ये सब चीज़ देखने के बाद, और उसके बाद उनकी पत्नी जो व्यवहार करती है, उनके बच्चे जो उनको लेकर सोचने लगते हैं, वो सारा चीज़ को लेकर गजाधर बाबू क्या करते हैं, फिर से चले जाते हैं। और वो जब जाते हैं, एक तरह से अगर देखा जाए वही है उनका वापसी, कि किस तरह से वो वापस रिटायरमेंट के बाद घर से वापस चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि वापसी कहानी का अंत अगर आप देखिएगा वो करुण अंत है। क्वेश्चन नंबर 5, बलिहारी कौन जाते हैं? गुरु, गोविंद, कबीर। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है ए होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है बलिहारी कौन जाते हैं, तो गुरु जाते हैं। बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए, है ना? तो 5 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, माया का सबसे प्रभावशाली आक्रामक रूप है। माया का सबसे प्रभावशाली आक्रामक रूप कौन सा है? कामिनी रूप, ठग रूप, मानिनी रूप। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें ठग रूप को सही करते हैं, जबकि ये होगा ए ऑप्शन सही आपका। माया का सबसे प्रभावशाली आक्रामक रूप जो है कामिनी रूप है। माया को महाठगिनी बोला गया है, लेकिन माया का सबसे प्रभावशाली आक्रामक रूप जो है कामिनी रूप ही है। क्वेश्चन नंबर 7, यशोमती क्या देखकर हर्षित होती है? कृष्ण का लड़ना, कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करना, कृष्ण की क्रीड़ा है। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 7 नंबर का सही ऑप्शन जो है बी होगा, कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करना। इसको देखकर यशोमती हर्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, धतूरे को देखकर दुनिया कैसी होती है? खुश होती है, बावली होती है, स्तब्ध होती है। तो धतूरे को देखकर दुनिया कैसी होती है ये आपसे पूछा गया है, और ऑप्शंस दिया है, खुश हो जाती है दुनिया, बावली हो जाती है यानी कि पागल हो जाती है, या स्तब्ध हो जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 8 का सही ऑप्शन जो है बी होगा। धतूरे को देखकर दुनिया जो है बावली हो जाती है। 8 का आपका बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 9, शरद ऋतु के आतप का विस्तार उनकी आत्मा के उन्नयन का परिचायक है किनकी? ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है कि शरद ऋतु के आतप का विस्तार उनकी आत्मा के उन्नयन का परिचायक है किनकी? कन्हैया, गौतम बुद्ध, राम। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ गौतम बुद्ध के बारे में बोला गया है कि शरद ऋतु के आतप का विस्तार उनकी आत्मा के उन्नयन का परिचायक है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में बोला गया है। और यशोधरा के बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट है।
आज मैं इसका ना कहाँ से कहाँ तक यशोधरा से आएगा, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पीडीएफ बनाकर आप लोगों को ग्रुप में भेज दूँगी। ठीक है, बहुत सारा सवाल है, कल भी मुझसे पूछे थे लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था बताने के लिए, तो मैं आज इवनिंग तक आप लोगों को उसका पीडीएफ या फिर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कुरुक्षेत्र के काव्य के अनुसार कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार नायकों के पेट में जठाग्नि सी क्या जलती है? स्वार्थ, लोभ, द्रोहाग्नि। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 10 नंबर का आपका सही ऑप्शन जो है सी है। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार नायकों के पेट में जठाग्नि सी द्रोहाग्नि जलती है। अब और एक चीज़ देखिए, आपका कुरुक्षेत्र जो है इसमें 3 सर्ग है। ठीक है, 3 सर्ग आपके सिलेबस में दिया है। अगर आप तीनों सर्ग को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। और 3 सर्ग में अगर किसी को डाउट है, आप लोगों को दिया गया है वीडियो, आप लोग अच्छे से उसको समझ लीजिए। उसके बाद एमसीक्यू भी दिया गया है, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप लोग कंसेप्ट को समझते हैं, मतलब वो व्याख्या को समझ जाते हैं, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद कहीं से भी अगर क्वेश्चन आया, मान लीजिए वो क्वेश्चन से नहीं भी आता है, एक दो क्वेश्चन अगर बाहर से भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आए, क्योंकि हम क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, जो समझते हैं उसके अनुसार बना देते हैं। बाकी क्वेश्चन एग्जाम में उससे दूसरा भी आ सकता है, उसी से भी आ सकता है, लेकिन अगर उसे दूसरा भी आता है, अगर आप लोग कंसेप्ट समझे हैं तो आप लोग आंसर बना पाइएगा। तो इसलिए हर सब जितना भी चैप्टर दिया है उसका कंसेप्ट को क्लियर रखिए। इसीलिए पेडागोजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कंसेप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार कंसेप्ट अगर कंप्लीट हो गया ना, फिर आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन देगा ना, आप लोग उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, सामने तरु मल्लिक का अटालिका प्रकार का तात्पर्य है? समाज में पूंजीपतियों के बारे में बोलना, शोषित वर्ग को प्रताड़ित करना, समाज की आर्थिक विषमता को उजागर करना। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 11 नंबर का सही ऑप्शन जो है आपका सी होगा। सी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दिए सामाजिक आर्थिक विषमता को उजागर करना। क्वेश्चन है आपका, देखिए, सामने तरुमल्लिका अटालिका प्रकार का तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं आपसे पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। समाज की आर्थिक विषमता को उजागर किया गया है यहाँ पर। कैसे आर्थिक विषमता? एक मजदूरनी जो काम कर रही है और वहीं पर बड़ा बड़ा अटालिका है जिसमें पूंजीपति लोग रहते हैं, और यहाँ पर मजदूरनी जो है धूप में पत्थर तोड़ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, समाज की आर्थिक विषमता को उजागर किया गया है। यहाँ पर विषमता को उजागर करना, विषमता एक तरह से भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 12, सुख समृद्धि में समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 12 का आपका सही ऑप्शन जो है बी होगा। सुख समृद्धि जो है ये आपका द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सकर्मक क्रिया है? बच्चा, जागा, देखा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 13 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही होगा। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मौन वाचन कब करना चाहिए? सारांश के बाद, बौद्ध ज्ञान प्रश्न के बाद, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया आपसे मौन वाचन कब करना चाहिए। मौन वाचन यानी कि मन ही मन जब बच्चे पढ़ते हैं, वो मन ही मन बच्चे को कब पढ़ना चाहिए? सारांश के बाद में पढ़ना चाहिए, या बौद्ध ज्ञान प्रश्न के बाद में पढ़ना चाहिए, या पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद में पढ़ना चाहिए? तो 14 का आपका सही ऑप्शन जो है सी होगा। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद में बच्चे को मौन वाचन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, विचार विश्लेषण के प्रश्न के बाद शिक्षक क्या करता है? ठीक है, विचार विश्लेषण के प्रश्न के बाद शिक्षक क्या करता है? सारांश बोलता है, वाचन करता है, वाचन करवाता है, कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया कि विचार विश्लेषण के प्रश्न के बाद शिक्षक क्या करता है, तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन आपका होगा ए। विचार विश्लेषण के प्रश्न के बाद शिक्षक जो है सारांश बोलता है। ठीक है, 15 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिए, विचार विश्लेषण के प्रश्न के बाद में शिक्षक जो है सारांश बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16, पुनर्वाचन कौन करता है? शिक्षक, छात्र, अधिकारी।
तो यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है कि पुनर्वाचन कौन करता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। अनुकरण वाचन, पुनर्वाचन, आदर्श अनुकरण वाचन, मौन वाचन, ये सारा वाचन जब भी आए तो आप याद रखिए ये छात्र करते हैं, शिक्षक नहीं। ठीक है, अनुकरण वाचन भी छात्र करेंगे, मौन वाचन भी छात्र करेंगे। आदर्श अनुकरण वाचन जो है अनुकरण वाचन की जगह पर इस्तेमाल होता है। सस्वर अनुकरण वाचन भी अनुकरण वाचन के स्थान पर प्रयोग होता है। ये सारा जो है कौन करते हैं, छात्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कर्मभूमि का नायक अमरकांत है। मतलब कर्मभूमि का नायक अमरकांत जो है उसका व्यक्तित्व कैसा है, यथार्थवादी है वो, एक अस्थिर गांधीवादी है या व्यवहारवादी है। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 17 का सही ऑप्शन जो है बी होगा। कर्मभूमि का नायक अमरकांत जो है एक अस्थिर गांधीवादी है। ठीक है, 17 का आपका बी ऑप्शन सही है। कर्मभूमि का नायक अमरकांत जो है एक अस्थिर गांधीवादी है। क्वेश्चन नंबर 18, श्वेतांग के अनुसार सत्य क्या है? परिस्थितियों की प्रतिकूलता, परिस्थितियों की अनुकूलता, संसार। 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 18 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। श्वेतांग के अनुसार सत्य क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। परिस्थितियों की अनुकूलता जो है श्वेतांग के अनुसार सत्य है। 18 का आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए श्वेतांग जो है श्वेत बीज, ठीक है, और श्वेत बीज को इस तरह से याद रखिए कि श्वेतांग के जो गुरु थे वो बीजगुप्त थे। ठीक है, इस तरह से याद रखने से क्या होगा कि आपसे सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं कि श्वेतांग के गुरु कौन थे, तो आपका आंसर सही बनेगा। उसके बाद देखिए संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है। संबंध को बढ़ाना, संबंध को खत्म कर देना। श्री अच्छा, यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए आपसे जो पूछा गया कि संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है क्या करना, तो वहाँ याद रखिए संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है संबंध को खत्म कर देना। ये कहाँ पर आपको मिलेगा? आपका बंटी उपन्यास में मिलेगा, मनु भंडारी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20, श्री धन्वंतरी औषधालय किसने पहले लिखा था? वैद्य जी ने, चंदन ने, सैयद अली ने। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, श्री धन्वंतरी औषधालय ये पहले सबसे पहले ये किसने लिखा था? वैद्य जी ने लिखा था। फिर आया लिखने के लिए कौन? चंदर आया था। लेकिन याद रखिए श्री धन्वंतरी औषधालय अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो होगा वैद्य जी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सीधे साधे कपड़े में उनके घर के बाहर रहता है? चौकीदार, खुफिया पुलिस, आदमी। तो 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। सीधे साधे कपड़े में उनके घर के बाहर खुफिया पुलिस हमेशा रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो दिया गया है खुफिया पुलिस रहता है घर के बाहर, किसके घर के बाहर के बारे में ये किसके बारे में बोला जा रहा है? कालिंदी चरण और सुनंदा, है ना। पत्नी कहानी से ये लिया गया है कि खुफिया पुलिस जो है बाहर सीधे साधे कपड़े में हमेशा रहते हैं। इस बात के लिए सुनंदा डरती है कि ये लोग इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि खुफिया पुलिस बाहर है। तो इसको याद रखिएगा, सुनंदा जो है पत्नी है और कालिंदी चरण जो है पति है। क्वेश्चन नंबर 22, रति क्रीड़ा के लिए याचना करता है कौन? नायक, नायिका, बिहारी। 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जो दिया है कि रति क्रीड़ा के लिए याचना करता है कौन, तो रति क्रीड़ा के लिए याचना करने वाले नायक है। ठीक है, 22 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिए रति क्रीड़ा के लिए याचना करते हैं कौन? नायक। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसने भूमिका निभाई? महलों ने, कुटियों ने, दोनों। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने वाले के बारे में यहाँ पर पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर याद रखिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। महल भी आंसर होगा, कुटिया भी आंसर होगा। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने वाले थे, महलों ने भी भूमिका निभाई, कुटियों ने भी भूमिका निभाई। 23 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, अंधकार रूपी अज्ञात कब समाप्त हो जाता है? प्रकाश फैलते ही, आलोक और अंधेरा मिलने से, ज्ञान चले जाने के बाद।
तो 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, अंधकार रूपी अज्ञात कब समाप्त हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। और 24 का सही ऑप्शन जो होगा, ए ऑप्शन सही होगा कि प्रकाश फैलते ही अंधकार रूपी अज्ञात जो है ये समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मजदूरनी के माथे से क्या नीचे गिर पड़ी? पसीने की बूंद, अश्रु, पानी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा, पसीने की बूंद मजदूरनी के माथे से नीचे गिर पड़ी। और यहाँ पर ये भी याद रखिए कि ये जो है आपका तोड़ती पत्थर से लिया गया है। और ये पत्थर तोड़ने वाली स्त्री जो पत्थर कहाँ पर तोड़ रही है? इलाहाबाद के पथ पर, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन जो है अगर इजी भी आता है ना, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो उस हिसाब से रेडी रहिए। आप लोग ये मत सोचिए कि इस बार चैलेंज किया गया है, नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन इजी आएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन इजी देने पर भी वो लोग इस तरह से क्वेश्चन जरूर डालेंगे जिसमें क्या हो, सिलेक्शन बच्चों को मिले, नहीं तो सारे तो लेके आएंगे 150 से 150। क्वेश्चन नंबर 26, शंकर का क्या अर्थ है? शिव, मिश्रित, चरित। 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 26 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये वाला शंकर जो है ये मिश्रित होगा। ये शंकर जो है आपको ग्रामर में मिलेगा। शंकर शब्द किसे कहते हैं, डेफिनेशन है ये ग्रामर का। क्वेश्चन नंबर 27, शंकर शब्द किसे कहते हैं? मैं इसलिए इसको डेफिनेशन कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको जो आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वो सारा शब्द जहाँ समझाया जाएगा वहाँ पर आपको शंकर शब्द मिलेगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, वध्वागम कौन सा संधि है? यण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि। 27 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 27 का आपका ए ऑप्शन जो है सही है। वध्वागम जो है यण संधि का एक उदाहरण है। संधि वाला जो आपका कंसेप्ट का एक वीडियो होगा वो देख लीजिएगा, या फिर मुझे अच्छे से याद नहीं है, एक साथ आपका एमसीक्यू वाला वीडियो में भी मैं उसमें बहुत सारा ट्रिक आपको बताई थी। वो ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं, स्वर संधि से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28, शुभागमन कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है शुभागमन यानी कि शुभ आगमन, ये कौन सा समास है? तो देखिए, शुभ आगमन यानी कि विशेषण विशेष्य है यहाँ पर, इसलिए ये कर्मधारय के अंतर्गत जाएगा। 28 का ए ऑप्शन आपका सही है, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा शुभागमन। क्वेश्चन नंबर 29, अवसर में कौन सा उपसर्ग है? अवसर, ठीक है, औस र उपसर्ग सबसे पहले शब्द के आरंभ में लगता है, तो र तो नहीं होगा क्योंकि ये शब्द के आरंभ में लगता है। अवसर अगर आप देखिएगा, इसमें देखिए र तो नहीं होगा क्योंकि उपसर्ग जो है आरंभ में लगता है। और 29 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा, औ लगा है इसमें उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 30, तुम आओ तो मैं जाऊं कौन सा काल का उदाहरण है? हेतु हेतु मत भविष्य काल, हेतु हेतु मत अतीत काल, संभाव्य वर्तमान काल। 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि तुम आओ तो मैं जाऊं, ये वाक्य है आपका, तुम आओ तो मैं जाऊं, और इससे आपको कौन से काल के अंतर्गत ये वाक्य है आपको बताना है। देखिए, तुम आओ तो मैं जाऊं, यहाँ पर एक कंडीशन किया गया है, इसका मतलब हेतु हेतु मत तो होगा, संभाव्य वर्तमान काल नहीं होगा। तो ये हेतु हेतु मत जो दिया है, इसमें आप हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा या हेतु हेतु मत अतीत काल होगा, ये आपको बताना है। यहाँ देखिए दिया गया है जाऊं, ठीक है। अब अगर जाऊं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में करने के बारे में बोला गया है। इस हिसाब से इसका ए ऑप्शन सही होगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल के अंतर्गत जाएगा, तुम आओ तो मैं जाऊं। क्वेश्चन नंबर 31, रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार कहा है? दूसरों को शांति देने वाला, मन को शांति देने वाला, या शांति भंग करने वाला। तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है क्रोध निबंध, ठीक है। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध निबंध लिखा है, इसको इस तरह से याद रखिए, क्रोधी शुक्ल, तो याद रहेगा क्रोध के लेखक शुक्ल है। अब इसमें सवाल क्या किया गया है कि क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार बताया गया है, तो आपका आ जाएगा शांति भंग करने वाला मनोविकार। इससे सवाल आपका आया था इस बार का आरएसटी में, जो थर्ड आरएसटी में आया था, कि मनोविकार पर आधारित निबंध कौन सा है, या मनोविकार पर आधारित निबंध के लेखक कौन है, ऐसा कुछ सवाल आया था, ठीक है। ये मनोविकार वर्ड जो है याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 32,
अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता अपने तुनीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? तो अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में किस पुष्प को स्थान दिए थे वो आपको बताना है। चमेली, गुलाब, अशोक। अगर आप देखिएगा ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन जो होगा सी होगा। यहाँ अशोक के बारे में बोला गया, कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में अशोक को स्थान दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? वसंत उत्सव, कृषि उत्सव, होली उत्सव। तो यहाँ देखिए आपका सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखिए पुरस्कार जो है इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार में नायिका कौन है? मधुलिका नायिका है। ठीक है, पुरस्कार में अगर आप नायिका को देखिएगा मधुलिका है नायिका, और अरुण जो है एक तरह से नायक के रूप में वो आया था। बाकी इसमें जो कौन सा उत्सव मनाया गया था ये याद रखिए, आपका कृषि उत्सव मनाया गया था। ठीक है, पुरस्कार कहानी में कृषि उत्सव मनाया गया था। पुरस्कार कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसमें अगर आप नायिका को देखिएगा मधुलिका है, और उसके साथ साथ अरुण नायक है, और सिंघमित्र जो है मधुलिका के पिता है। क्वेश्चन नंबर 34, सूरदास रचित भ्रमर गीत में कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन आता है? बलराम, उद्धव, सुदामा। तो देखिए सूरदास रचित भ्रमर गीत जो है इसमें कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन आते हैं? उद्धव आते हैं। ठीक है, और उद्धव जो है ये निर्गुण भक्ति धारा का है, ये निर्गुण भक्त है, और वहीं पर गोपियाँ जो है ये लोग सगुण भक्त हैं। इसलिए इसका निर्गुण भक्ति पर सवाल उठाती हैं गोपिकाएं, याद रखिएगा ये। ठीक है, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में कृष्ण का संदेश लेकर आने वाला था उद्धव। गोपिकाएं जो है वो सगुण भक्ति धारा से है, मतलब उनका भक्ति जो है सगुण है, और वहीं पर उद्धव का भक्ति जो है निर्गुण पर आधारित है। इसलिए इसके निर्गुण भक्ति पर सवाल उठाती है गोपिकाएं। और सूरदास जो है ये कृष्ण पर आधारित रचना करते हैं, लेकिन इस बार आपका सवाल आपसे पूछा गया था कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है? ठीक है, कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है आपसे पूछा गया था। याद रखिए कृष्ण पर आधारित रचना करते हैं सूरदास जी, लेकिन कृष्ण गीतावली जो है ये तुलसीदास जी का है। और ये क्वेश्चन की कोई नहीं बोल सकता कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि तुलसीदास जो है हमारे सिलेबस में है। और आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, 2022 और 21 में एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें से ये दोनों साल में से एक साल एग्ज़ाम में ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि दोहा जो है इसमें कितनी पंक्ति है। यहीं से आप लोग मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन तो बाहर से आता ही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दोहे में कितनी पंक्तियाँ होती है? 2, 4, 6। 35 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा एक दोहे में कितनी पंक्तियाँ होती है? 2, 4, 6 दिया है। ABC अगर आप देखिएगा 2, 4, 6। इसीलिए ये सवाल दिया गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ देखिए पंक्तियाँ के बारे में पूछा गया है आपसे। 35 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ये ऑप्शन जो है सही होगा। एक दोहे में 2 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, 2 पंक्तियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 36, तुलसीदास का केवट प्रसंग निम्नलिखित किस रचना से लिया गया है? महाभारत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। तो केवट प्रसंग जो है ये आपसे पूछा गया कि ये किस रचना से लिया गया है, और तुलसीदास ने लिखा है केवट प्रसंग, ये भी याद रखिए। 36 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा कि केवट प्रसंग जो है रामचरितमानस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है? तो यहाँ से सबसे पहले ये याद रखिए भारतवर्ष कविता के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं, और इसमें किनका गुणगान किया गया है आपसे पूछा गया है? भारतीयों का, भारत का, पड़ोसियों का। तो यहाँ पर अगर आप 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा। जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है भारतवर्ष कविता, इसमें भारत का गुणगान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना की है?
परी, अप्सरा, नदी। 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 38 का सही ऑप्शन जो है ए होगा। संध्या सुंदरी कविता में कवि ने संध्या का तुलना परी के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 39, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा में यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की माँ, गौतम बुद्ध की पत्नी, गौतम बुद्ध की बहन। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है यशोधरा। और यशोधरा के बारे में अगर आप देखिएगा, यशोधरा में जो यशोधरा जो है ये है कौन, ये आपसे पूछा गया। गौतम बुद्ध की माँ, गौतम बुद्ध की माँ तो नहीं थी। गौतम बुद्ध की पत्नी, हाँ गौतम बुद्ध की पत्नी जरूर थी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है यशोधरा, इसमें यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 40, कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किसे प्रथम रश्मि कहा गया? सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता जो है, इसमें प्रथम रश्मि किसे कहा गया? बिजली की चमक को बोला गया, जुगनू के उजाले को बोला गया, सूर्य की प्रथम किरण को बोला गया। तो देखिए, प्रथम रश्मि कविता में अगर आप देखिएगा, प्रथम रश्मि बोला गया सूर्य की प्रथम किरण को। और उससे पहले क्या है कि आप याद रखिए, ये सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है प्रथम रश्मि कविता। क्वेश्चन नंबर 41, ताज कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो 41 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 41 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। ताज कविता सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 42, देश के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे, शहर, सराय, नगर। बनाम लोड कर्जन से ये लिया गया है। बालमुकुंद गुप्त जी है इसके लेखक। और बनाम लोड कर्जन जो है एक व्यंग पर आधारित निबंध है। तो 42 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। ठीक है, सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आज उसके खेलने का मैदान डेस बन रहा है, बुलबुलों का अड्डा, बुलबुल में बुलबुलिस्तान। 43 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 43 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। आज उसके खेलने का मैदान जो है बुलबुलिस्तान बन रहा है। ठीक है, खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। और जो यहाँ पर दिया है, आज उसके, यहाँ उसके के जगह पर, मतलब ये उसके जो है किसके जगह पर इस्तेमाल हुआ है? शिव शंभू की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वो आपका डेस नहीं, मौरूसी, गद्दी, सिंहासन। तो यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 44 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वो आपका मौरूसी नहीं। ठीक है, मौरूसी का मतलब क्या है? मौरूसी मतलब जैसे कि होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, अपना अधिकार में, जैसे कि पेरेंट्स का जो भी प्रॉपर्टी होता है उसमें बच्चों का अधिकार है, उस तरह से यहाँ बोला गया है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है आपका, ये आपका मौरूसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का डेस आवश्यक है, ज्ञान, परिज्ञान, परिणाम। 45 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 45 का सही ऑप्शन जो है बी है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। ठीक है, मतलब जब साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है, यहाँ पर दिया गया है। ये इसलिए बोला गया कि जब भी दुख पहुँचता है एक व्यक्ति को तो उसका कारण क्या है और उसका संबंध किससे है ये जानना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति जो है किसी मतलब उसके अंदर जो क्रोध जो उत्पन्न होगा वो गलत तरीका से हो जाएगा, या गलत इंसान के लिए गलत चीज़ों पर क्रोधित हो जाएगा व्यक्ति, अगर उसको नहीं पता चले कि उसको जो दुख पहुंचा है उसका कारण क्या है, उसका संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 46, एक का क्रोध दूसरे में भी डेस का संचार करता है, क्रोध का संचार करता है, भय का संचार करता है, वैर का संचार करता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है आपका ए होगा। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। 46 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 46 का ए ऑप्शन आपका सही होगा कि एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है।
क्वेश्चन नंबर 47, राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वो सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वो सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। ये आपका क्रोध से लिया गया। हो सकता है ये पंक्ति देकर आपसे पूछ ले कि ये किससे मतलब ये पंक्ति किससे ली गई है। यहाँ याद रखिएगा, ये क्रोध निबंध से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में कितने पुष्पों को स्थान दिया? 5, 7, 9। तो देखिए, कंदर्प देवता ने स्थान दिया अपने तुनीर में, कितने पुष्पों को स्थान दिया? 5 पुष्पों को स्थान दिया। 48 का आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, सामने बैठे डेस बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज। मतलब वो जो सामने बैठे हुए हैं, कौन बार बार चश्मा पोंछ रहे थे, बार बार थूक से पन्ने पलट रहे थे, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे, ये किन के बारे में बोला गया है? तो ये याद रखिए, आपका 49 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा। चित्रगुप्त के बारे में बोला गया कि वो बार बार पन्ने पलट रहे थे, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे और चश्मा पोंछ रहे थे। और वहाँ पर ये भी याद रखिएगा, जब ये रजिस्टर बंद करते तो मक्खी चपेट में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेस ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। यमराज, धर्मराज, नारद। तो देखिए, डेस ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है आपका होगा धर्मराज। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 50 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। धर्मराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। तो यहाँ पर ये भी याद रखिए, धर्मराज ने किसे कहा कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है? चित्रगुप्त को कहा। ठीक है, चित्रगुप्त से धर्मराज कहते हैं कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। क्वेश्चन नंबर 51, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर डेस योजनाओं का पैसा खाया। 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 1 वर्षीय। 51 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 51 का सही ऑप्शन जो है ए होगा। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं और उन्होंने ठेकेदारों से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। क्वेश्चन नंबर 52, भोलाराम को कौन सी बीमारी थी? गरीबी, यक्ष्मा, कुष्ठ। तो देखिए, यहाँ पर भोलाराम की बीमारी के बारे में पूछा गया है। भोलाराम को गरीबी की बीमारी थी। 52 का बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही है, भोलाराम को गरीबी की बीमारी थी। देखिए, हमारा जो भी कोर्सेस है, आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेडागोजी का शायद आप इस वीक में शायद कंसेप्ट का क्लास ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो भी जैसा भी जो भी क्लासेस है आप लोग को ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप में से कोई भी अगर ऐसे हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए हमसे, हम लोग उनको ज्वाइन करा देंगे, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए आप लोग ये ध्यान में रखते हुए कीजिए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक बोलिए। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के लिए कोई भी कोर्स फी नहीं है। किसी भी कोर्स पे अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो कोई कोर्स फी नहीं है। RST 4th RST के लिए या फिर जो आपका TGT LTR वगैरह जो भी अभी आने वाला है, जो भी पहले आएगा वो कोर्स के लिए, या फिर आपको अगर 3rd RST के लिए ज्वाइन करना है या फिर पेडागोजी के लिए ज्वाइन करना है, जो भी ज्वाइन आप करना चाहें कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है आप लोग पर्सनली मैसेज कीजिए, हम लोग आपको ज्वाइन करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 53, 1.5 साल हो गए पेंशन पर बैठे 5, 6, 4। तो 53 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 53 का आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे। क्वेश्चन नंबर 54, डेस अपनी बीना छीनते देख जरा घबराए। ठीक है, कौन अपनी बीना छीनते हुए देखकर थोड़ा घबराए? नारद, चित्रगुप्त, यमराज। 54 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जो बोला गया है कि कौन अपनी बीना छीनते हुए देखकर घबराए, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये नारद के बारे में बोला गया है कि वो अपने बीना को छीनते हुए देखकर घबराए।
बहुत सारे बच्चे नारद और चित्रगुप्त में कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिए, नारद ही था जो गया था भोलाराम का जीप को ढूंढने के लिए। भोलाराम के परिवार से ये मिला था और वही घबराता है, अपने बीणा को छीनने से घबराता है। उसको लगता है कि उसका बीणा जो है अब ले लिया जाएगा उससे, तब वो थोड़ा घबराता है। 54 का आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, भोलाराम का जेब किस में अटका हुआ है? पेंशन की दरखास्त तो लिफाफे में। 55 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। भोलाराम का जेब जो है पेंशन की दरखास्तों में अटका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, जो भी स्पेलिंग आपको मिस्टेक नज़र आएगा वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चित्रलेखा डेस विधवा थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। 56 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 56 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। चित्रलेखा जो है ब्राह्मण विधवा थी। 56 का आपका ए ऑप्शन सही है। चित्रलेखा जो है ब्राह्मण विधवा थी। क्वेश्चन नंबर 57, हल्कू कितना चिलम पी चुका था? 5, 8, 10। 57 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 57 का आपका सही ऑप्शन जो होगा बी होगा। हल्कू जो है 8 चिलम पी चुका था। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, वहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो पहले आप लोग चेक कर लीजिए, आपका कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ भी आपको मिल सकता है। अगर कहीं पर कोई भी आंसर आप लोगों को गलती से गलत बोल दिया गया है या फिर कहीं पर कुछ भी गलत हुआ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में पिन करते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। हर बार चेक कीजिए, वीडियो जब भी देखते हैं कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मैसेज को भी देखिए, वहाँ पर करेक्शन मिलेगा आपको। तो हल्कू कितना चिलम पी चुका था? 8 चिलम पी चुका था। क्वेश्चन नंबर 58, वृक्ष से डेस टप टप नीचे टपक रही थी? ओस की बूंद, आम, पत्ते। 58 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि वृक्ष से टप टप नीचे टपक रही थी। क्या टपक रही थी? ओस की बूंद, आम या पत्ते। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ओस की बूंद टपक रही थी वृक्ष से। और ये याद रखिए, ये जो वृक्ष से टपक रही थी ओस की बूंद, ये आपका लिया गया है, किससे लिया गया? पुष्ट की रात से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, हल्कू के फसलों को कौन खा लिया? ठीक है, हल्कू के फसलों को कौन खा लिया यहाँ पर दिया है। 59 नंबर क्वेश्चन, नीलगाय, भेड़, बकरी। 59 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। हल्कू के फसलों को नीलगाय जो है खा लेते हैं। जबरा जो है बहुत चिल्लाता है लेकिन हल्कू उठता नहीं है, क्योंकि हल्कू जो है उसको बहुत ठंड लगता है, इसके लिए वो उठकर नहीं जाता है। और नीलगाय जो है पूरा खेत को ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सफल के नाश हो जाने पर कौन उदास था? जबरा, मुन्नी, हल्कू। तो देखिए, फसल नष्ट होने के बाद उदास कौन था? जबरा उदास था, मुन्नी या हल्कू? याद रखिएगा, यहाँ पर फसल नष्ट होने पर मुन्नी ही उदास थी, हल्कू उदास नहीं था। हल्कू तो सुकून से बोल रहा था कि अब रात में, यहाँ पर ठंड के रात में मुझे यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। तो 60 का आपका बी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, पत्नी कहानी में पत्नी का क्या नाम था? सुखदा, सुनंदा, सुमित्रा। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए। मैं ये बता चुकी हूँ कि पत्नी कहानी में पत्नी का नाम क्या था। पति का नाम जो है कालिंदी चरण है, पत्नी का नाम आप लोग मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, गांधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। ये कौन कह रहा है? सिंहरण कह रहा है, चंद्रगुप्त कह रहा है या आम्बिक कह रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया कि गांधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना पतन समझता हूँ। ये कौन कह रहा है? अपना अपमान समझता हूँ। ठीक है, गांधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। ये कौन कह रहा है, आपसे पूछा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा, सिंहरण ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है। 63 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, ये कौन कहता है? यहाँ देखिए ऑप्शंस देखिए, नंद दिया गया है, पद्मानंद और चाणक्य। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, इसका आंसर बनेगा आपका, ये पंक्ति मतलब ये वाक्य किसकी है? यहाँ पर सवाल है आपका कि कथन जो है, ये उक्ति किसकी है, पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, ये नंद कहता है। क्वेश्चन नंबर 64,
अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत किसने गाया है चंद्रगुप्त नाटक में? अलका, कर्नलिया, कल्याणी। 64 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 64 का जो सही ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा जो है ये चंद्रगुप्त नाटक में आपको ये मिलेगा। 64 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, ये आपका कॉर्नेलिया गाती है। ठीक है, कर्नेलिया गाती है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा 64 का। अरुण यह मधुमेह देश हमारा कर्नेलिया गाती है। आपका यूजी का जिनका भी आपका जो एक पेपर था एमाइल शायद था, वो उसमें था शायद ये अरुण यह मधुमेह देश हमारा, लेकिन था ग्रेजुएशन में आप लोग ये पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 65, मगध की राजकुमारी कौन है? मालविका, अलका, कल्याणी। 65 नंबर क्वेश्चन जो है 65 का सी ऑप्शन सही होगा। मगध की राजकुमारी जो है कल्याणी है। 65 का सी ऑप्शन सही है। मगध की राजकुमारी कौन है? तो मगध की राजकुमारी कौन है? कल्याणी है। मालविका, अलका और कल्याणी तीन ऑप्शन दिया गया है, आप लोग याद रखिए कल्याणी सही है। 65 का आपका सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 66, सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 66 अगर आप देखिएगा 66 का ए ऑप्शन सही होगा। सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने अंक है? तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। सिंदूर की होली नाटक में 3 अंक है। क्वेश्चन नंबर 67, पहला दृश्य 1:30 बजे का था, मतलब सिंदूर की होली नाटक का पहला दृश्य जो है कितने बजे का था? 5 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का। तो यहाँ पर अगर आप सही ऑप्शन देखिएगा आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। पहला दृश्य जो है आपका पहला दृश्य जो है 9 बजे का है। तो सिंदूर की होली नाटक में अगर आप देखिएगा आपका पहला दृश्य जो है 9 बजे का है। क्वेश्चन नंबर 68, मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर और उम्र 1.5 वर्ष। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुरारीलाल जिसको डिप्टी कलेक्टर जो डिप्टी कलेक्टर है हम जानते हैं, तो उनका उम्र पूछा गया है 40, 50 या 60। 68 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा। मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर है जो उनका उम्र अगर आप देखिएगा 40 होगा उनका उम्र। क्वेश्चन नंबर 69, मनोरमा की उम्र कितनी है? ठीक है, मनोरमा की उम्र कितनी है? तो मुरारीलाल की उम्र दिया गया है 40। अब यहाँ पर पूछा गया आपसे कि मनोरमा की उम्र कितनी है। मनोरमा की उम्र कितनी है? 18, 20, 22। 69 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 69 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। मनोरमा की उम्र जो है 18 है। 18 साल की थी मनोरमा और डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल जो है वो 40 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 70, सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 70 का आपका बी ऑप्शन जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का बी ऑप्शन सही होगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है सिंदूर की होली नाटक के नाटककार हैं। 70 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 71, चुंगी दफ्तर का नाम 1.5 भाषाओं में लिखा था। 3 भाषाओं में, 2 भाषाओं में, 4 भाषाओं में। 71 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर दिया है चुंगी दफ्तर का नाम जो कितनी भाषाओं में लिखा था, तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। 3 भाषाओं में लिखा था। चुंगी दफ्तर का नाम जो है 3 भाषाओं में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 72, किसकी सूझबूझ का डंका बजता है? चंदर, वैद्य, चेयरमैन। तो यहाँ देखिए 72 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा चंदर, वैद्य और चेयरमैन तीन ऑप्शन दिया है कि किसकी सूझबूझ का डंका बजता है, तो आपका सही ऑप्शन सी होगा। चेयरमैन साहब के बारे में बोला गया कि उनकी सूझबूझ का डंका बजता है। क्वेश्चन नंबर 73, बगैर पोस्टर चिपकाए देश वालों का भी काम नहीं चलता। दूध वालों का, सिनेमा वालों का, हलवाइयों का। तो मतलब साइन बोर्ड का महत्व को समझाते हुए यहाँ पर बोला गया है कि बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता है। ठीक है, 73 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74,
साइन बोर्ड लगा के डेस्क कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए, सुखीलाल, सुखदेव बाबू, हाकिम। तो यहाँ देखिए साइन बोर्ड लगा के कंपाउंडर से डॉक्टर बनने वाले जो थे वो थे आपके सुखदेव बाबू। ठीक है, साइन बोर्ड लगाकर कंपाउंडर से डॉक्टर बनने वाले सुखदेव बाबू थे। क्वेश्चन नंबर 75, औषधि का चमत्कार उसके डेस में है, बनाने की विधि, बेचने की विधि, मरीजों के स्वस्थ होने में। तो 75 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये वैद्य जी का मानना है कि औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। 75 का आपका ए ऑप्शन सही है कि औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। क्वेश्चन नंबर 76, कृषि उत्सव डेस का यह प्रसिद्ध उत्सव था, तक्षशिला, मगध, कौशल। 76 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 76 का सही ऑप्शन जो है आपका सी होगा। कृषि उत्सव जो है ये कौशल का प्रसिद्ध उत्सव था और कौशल का राजधानी जो है श्रावस्ती है। और ये पूरा कहानी जो है पुरस्कार से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद है इसके लेखक। और कहानी में नायिका है मधुलिका और नायक जो है अरुण है। और मधुलिका जो है ये अंत में अपने लिए प्राणदंड मांगती है और वो पुरस्कार स्वरूप अपने लिए प्राणदंड मांगती है। क्वेश्चन नंबर 77, अरुण कहाँ का राजकुमार था, कौशल, मगध, तक्षशिला। 77 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही है, अरुण जो है 77 का बी ऑप्शन ही सही है, अरुण जो है मगध का राजकुमार है। क्वेश्चन नंबर 78, तत्सत कहानी के आधार पर किसका दुख से बहुत बनता है, बांस, घास, चींटी। तो देखिए दुख से बहुत बनता है, घास का जो है दुख से बहुत बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो जो पैर जो रखता है ज़मीन पर वो बहुत आराम से रखता है, धीरे से रखता है। वहीं पर व्यक्ति अगर उत्साहित होता है, खुश होता है तो वो बहुत जोर जोर पैर रखता है ज़मीन पर, जिससे क्या होता है, घास को चोट लगता है। इस वजह से घास का मानना है कि उसका जो है दुख से बहुत बनता है, दुखी व्यक्ति से बहुत बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है। और ये तत्सत कहानी से लिया गया। और तत्सत कहानी के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 79, तत्सत कहानी में धरती के सारे गर्त कौन जानते हैं, चींटी, सांप, घास। तो देखिए 79 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपका दिया गया है कि तत्सत कहानी में धरती के सारे गर्त को जानने वाले कौन हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, जो सांप जो है ये धरती का हर गर्त को जानता है। ठीक है, 79 का बी ऑप्शन आपका सही है, तत्सत कहानी में धरती के सारे गर्त को जानने वाले सांप हैं। क्वेश्चन नंबर 80, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर आए थे, 30, 35, 40। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन कि गजाधर बाबू जो है कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर आए थे। याद रखिए 35 साल के नौकरी के बाद गजाधर बाबू रिटायर होकर आते हैं। यहाँ तक आपका लगभग हम आज डिस्कस किए हैं 120 क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक किए होंगे, आंसर्स आप लोगों का ठीक ठाक बना होगा। कहीं पर कोई डाउट है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और किसका कितना मार्क्स आया है कमेंट करके ज़रूर बताइए। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको कमेंट पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा डिटेल में कि कैसा क्या कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप में से कोई अगर ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक हमें मैसेज कीजिए, आप लोगों के लिए कोई वर्ड्स भी नहीं है। आप देखिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के लिए कुछ भी अगर रुकावट बन रहा है तो उसको हटाने का कोशिश सबको मिलके करना चाहिए। तो हमारी तरफ से यही कोशिश है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेझिझक आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और आप लोगों को पता चल रहा होगा किस किस वजह से आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम को एडजस्ट कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए।